और जब ये सारी बातें हम हो रही हों, तो आपको पता है ना आपको किससे पूछना चाहिए या किससे जानना चाहिए। मैं आपके सामने आज फर्स्ट डे ऑफ 2025 देश के सबसे सुलझे हुए एनालिस्ट, सबसे सुलझे हुए एनालिस्ट भी मैं क्या बोलूँगा, हमारी मेंटोर हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे या फिर जर्नलिज्म में भी आए, तब से हम देवेना मेहरा को सुन रहे हैं। आज भी देवेना को हम सुनते भी हैं, आप तो उनसे पूछते भी हैं। देवना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हेल्दी और वेल्दी तो आप पहले से ही हैं, और आप आगे बढ़ते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। देवना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपकी इसी हंसी के साथ शुरू करना चाहता हूं कि 2025 के अंदर इन्वेस्टर इसी तरह से हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अच्छे रिटर्न आने जा रहे हैं। शुक्रिया इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। और 2025 आप सबके लिए और सभी दर्शकों के लिए भी सुखमय हो, मंगलमय हो, धन धान्य से पूर्ण हो, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, शांत रहें। जहाँ तक बाजार का सवाल है, मैं एक साल का तो मैंने कभी एस्टिमेट दिया ही नहीं कि इंडेक्स एक साल में कहाँ जाएगा। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म देखें तो मेरा जो मानना है कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो मेन इंडेसेस हैं, उसमें कोई खास खतरा मुझे नहीं नजर आता। आप लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स भी देखें कि 5 साल 10 साल के जो रिटर्न होते हैं, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अति हो गई हो। कि जब वो बड़ा क्रैश आता है तब वो अति के बाद आता है। और जैसा कि मैं पहले भी आपके दर्शकों को बता चुकी हूँ कि जो 2010 से 20 का दशक था, उसमें सामान्य से बहुत कम रिटर्न आया। लगभग आप समझ लीजिए फिक्स डिपॉजिट जितना ही रिटर्न आया। तो उसके कारण ये जो आपने तेजी देखी है 2020 के जो कोविड वाले मार्च लोज से, वो कुछ हद तक तो जायज थी। लेकिन मैं एक लेकिन भी लगाऊंगी कि वो हुआ ये कि अच्छे बुरे सब तरह के स्टॉक पिछले खासकर कि साल सवा साल में चल गए। तो वहां पर अगर आपने पैसा बनाया है जहां पर फंडामेंटल नहीं है, उस तरह की चीज है, तो वहां से आप निकल के थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में रहिए। ये मेरा जो मेरी राय है वो ये है कि बाजार में निवेशित रहिए। अपना 100% निवेश तो खैर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी आप इक्विटी में लगाना चाहते हैं उसमें निवेशित रहिए, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए। देवीना जी, गुड और अपनी मॉर्निंग। एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम करिए। ये भी आजकल मैं सुनती हूँ, लोग आते हैं कि मैं खाली 25-30% सालाना रिटर्न बहुत है, आप 3 साल में पैसा डबल करके दे दीजिए। मैंने कहा वो हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि हर 3 साल में मैं वो कर पाऊंगी। तो ये आप थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशन भी कम करिए कि बाजार ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 30% दे के जाएगा। देवीना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इमेच्योर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक तरह से लोगों को बेहद परेशान करते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। और देवीना जी, जब आप जैसे बाजार के दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा गोल यही होता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारे माध्यम से आपकी एडवाइस जो है उन तक पहुंचा पाएं। सबसे पहले तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा कमोशन, काफ़ी नॉइज़ दिख चुका है, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज भी कर देती है, जैसे कि न्यू एज कंपनियों का आ जाना। ऐसे में न्यू एज कंपनी पर भरोसा रखें या फिर ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर भरोसा रखें, मिड कैप पर भरोसा रखें या लार्ज कैप पर भरोसा रखें, और इन सब में डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को व्यूअर्स भूल जाते हैं। सो व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या होगी, और सेक्टर स्पेसिफिक 2025 के लिए आउटलुक क्या होगा आपकी तरफ से? कि एक तो एडवाइस में अगर बहुत संक्षेप में बोलूं तो इस साल अगर आपको कुछ रेजोल्यूशन करना है जो आपको 365 दिन नहीं देखना पड़े, तो एक तो आप सोच समझ कर एसेट एलोकेशन करिए कि कितना इक्विटी में, कितना फिक्स्ड इनकम में, कितना गोल्ड में, सोने में, कितना रियल एस्टेट में। वो दूसरा चीज रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करिए। तो शेयर मार्केट में जब भी पैसा लगाएं तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। और दूसरा, आपने जो डाइवर्सिफिकेशन का नाम दिया कि सेक्टर, अगर आपके पास समझ लीजिए 15-20 स्टॉक भी हैं लेकिन वो 3 ही सेक्टर में है, तो वो लगभग उसी तरह से है कि आपके पास 3 ही स्टॉक हों, क्योंकि अधिकतर सेक्टर के स्टॉक एक साथ ही चलते हैं, एक साथ ही गिरते हैं। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखिए, वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट का
खास स्तंभ है। तीसरा चीज है, इस साल ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिए। और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि जो आपको 5 स्टॉक का आपको नाम मालूम है नैस्डैक में वो खरीद ले। ग्लोबल मतलब ग्लोबल। और चौथी चीज है, निवेश करना शुरू करें। और जो आपने सेक्टर का नाम लिया, अब देखिए, हम जहां तक हमारा पीएमएस है, हम हर तिमाही पे एक बार उसको बेस जीरो से देखते हैं। बेस जीरो का मतलब कि हम देखते हैं कि आज हमारे पास कैश हो, पैसा हो, तो हम कहाँ निवेश करेंगे। भूल जाते हैं कि हम क्या अभी हमारे पोर्टफोलियो में है। और उस तरह से ऑफकोर्स एक तिमाही से दूसरे तिमाही ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बदल जाता है। 80-90% स्टॉक तो वही रहते हैं, पर हम लोग देखते हैं इस लिहाज से है। तो अभी 10-15 दिन में वो नया रिबैलेंस होगा, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो। पर अभी जहां हम लोग ओवरवेट हैं वो एक फार्मा और हेल्थ केयर, दूसरा आईटी सर्विसेज, और तीसरा ऑटो कंपोनेंट्स है। लगभग पिछले 6 महीने में थोड़ा केमिकल स्टॉक भी ऐड किए हैं, शायद उसमें ओवरवेट पता नहीं है कि नहीं, लेकिन केमिकल में तो सब आपको स्टॉक बाय स्टॉक जाना पड़ता है। वो पूरा सेक्टर में बहुत अलग अलग तरह की कंपनियां रहती हैं। तो लगभग यहाँ पर हमारा ओवरवेट होगा। ऑफ कोर्स हम लोग का एक सेक्टर जो हम लोग काफी समय से ओवरवेट थे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल मशीनरी। अधिकतर फंड मैनेजर और निवेशकों को समझ आया वो 2023 में। हम लोग अक्टूबर 2021 से ओवरवेट से, तो 3 साल हम लोग ओवरवेट थे। अब हम लोग थोड़ा अंडरवेट हैं उस सेक्टर में। तो वो एक बदलाव रहा था पिछले रीबैलेंस में। पर अभी ये स्थिति है। जितनी भी कंपनियों का इतिहास कम है, जैसे आपने न्यू एज कंपनीज की बात की, उसमें आप थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें और बहुत अधिक अपना पैसा उसी में ना लगाएं। मतलब कुछ कुछ निवेश करना तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 70-80% उसी तरह की कंपनी में है, या आईपीओ इन्वेस्टिंग भी उस तरह की चीज है। थोड़ा संभल के। ठीक है देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। अभिषेक बोल रहा हूं मैं नोएडा स्टूडियो से। मैम आप भी कह रही हैं कि थोड़ा सावधान रहें, थोड़े सतर्क रहे, और बाकी हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं तो यही व्यू निकल के आ रहा है कि 2025 में बहुत लंबी चौड़ी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा एसेट एलोकेशन बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। मैम ये जरा बताइए कि कौन से वो स्पेसेस हैं जहां से दूर रहना है। और दूसरी चीज, अगर किसी को सेफ्टी की तलाश करनी है, वैसे तो हमेशा इक्विटी की ही बात करते हैं, क्या कुछ पैसे गोल्ड में, डेट में डालने की भी आप सलाह देंगी ये 2025 में? ये मैं खाली सलाह 2025 में नहीं दूंगी। मेरी हमेशा ही ये सलाह रहती है कि आप एसेट एलोकेशन थोड़ा सोच समझ के करें। और इसीलिए मैंने बोला कि मेरे हिसाब से न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी एक ये होना ही चाहिए कि आप डेलिबरेट तरीके से सोच समझ कर एसेट एलोकेशन करें। और किसी को भी 100% इक्विटी में कभी नहीं होना चाहिए। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कभी भी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग मुझे भेजते हैं कि मैं 25 साल की हूँ, अच्छे जॉब में हूँ, तो मैं 100% इक्विटी में लगाऊं। नो, 100% आप इक्विटी में नहीं लगाइए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई अप्रत्याशित खर्चा आ सकता है। आपकी नौकरी जा सकती है, आपको और पढ़ाई करनी है, घर में कोई बीमार हो गया, घर खरीदना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए एसेट एलोकेशन में फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने सोने या गोल्ड की बात की, लोग समझते हैं कि ये बड़ा सेफ एसेट है। लेकिन अगर आप डॉलर में देखें तो गोल्ड बिल्कुल भी सेफ एसेट नहीं रहा है। उसमें भी उतना ही उतार चढ़ाव आए हैं। इक्विटी जैसे ही आप समझ लीजिए, जो 1982-83 में जो सोने का भाव था, वहां से डॉलर में वो 60% घटा। वो भाव 20-22 साल बाद वापस आया। उसके बाद जो नया हाइक था, वहां से 40% घटा। तो हम लोग को क्यों सोना अच्छा लगता है? क्योंकि रुपये में उसका चार्ट ठीक लगता है। तो ये कारण, हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, क्योंकि उस समय वही एक चीज थी जिससे आप करेंसी को हेज कर सकते थे, कि जो रुपया घटता जाता है डॉलर के बनस्पत, उसमें आपके पास खाली सोना ही एक मात्र विकल्प था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है कि आपके पास खाली सोना ही है। आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन में अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है आरबीआई की, काफी जेनरस है, तो आप और चीजों में भी निवेश कर सकते हैं ग्लोबली। तो आपको सोना रखना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा आपके पोर्टफोलियो का भाग नहीं होना चाहिए। और जहां तक इक्विटी का सवाल है, जैसा मैंने बोला, जो आप रखते हैं, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहने का समय है। खासकर पिछले साल तो
ऐसा रहा ना कि जो आप बोलिए छोटी मोटे स्टॉक, और उसमें ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हर स्मॉल कैप खराब होता है, बट उसमें अच्छे बुरे हर तरह की चीजें चल गई। और जो कंजर्वेटिव वाला पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं किया जितना बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो ने किया। तो वहां आप थोड़ा संभल के रहिए। और मैं ये भी बोलती हूँ कि एक आसान चीज समझने के लिए कि कहाँ कहाँ कुछ ज्यादा हो गया, वो आप देखिए कि कहाँ कहाँ थीमेटिक फंड्स आते हैं। जैसे इस साल के शुरू में कई सारे शुरू से लेके बीच तक डिफेंस फंड कई आए, और देखिए वो कितना अंडर परफॉर्म किए। तो अधिकतर थीमेटिक फंड जहां आते हैं वो उस थीम का अंत के करीब होता है, उसका शुरुआत नहीं होती है। तो ये अच्छा थंब रूल है समझने के लिए कि कहाँ अति हो रही है। एब्सोल्युटली। सो बेहद सावधानी से एसेट एलोकेशन करें और सिर्फ इक्विटीज ही नहीं, एसेट क्लासेस को देखें और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझें। देवीना जी, बिफोर वी लेट यू गो, एक ऑन अ लाइटर नोट आपसे ये सवाल होगा। आपके बैकड्रॉप में एक सुंदर सी तस्वीर नजर आ रही है। सो अपार्ट फ्रॉम मार्केट, कौन सी चीज़ें, कौन से पैशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट को कितना इंपॉर्टेंस आप देती हैं, और किस तरह से अपार्ट फ्रॉम मार्केट आप एक्टिविटीज और पैशंस लीड करती हैं? मेरा सबसे बड़ा पैशन तो खैर रीडिंग है, पढ़ना है। तो इस साल भी मतलब पिछले साल 24 में मैंने 50 से ज्यादा किताबें पढ़ी। एक किताब लिखी भी है जो अब इस महीने रिलीज होगी, इन्वेस्टिंग के जो मैंने इतने 30 साल में जो कुछ सीखा है, वो उसका सार है वो किताब। तो जनवरी के अंत तक आ जाएगी। और जहां तक आर्ट एंड क्राफ्ट का आप साल भर पहले पूछती तो मैं बोलती मैं तो इससे बिल्कुल दूर हूँ। मुझे तो स्कूल में मैं आर्ट में लगभग फेल होने की कगार पे रहती थी, 10 में से 4 नंबर मिलते थे। लेकिन इस साल मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप पेंटिंग शुरू करिए, और अचानक से मैं उस रास्ते भी निकल गई। तो ये मैं बोलती कुछ भी हो सकता है। मुझे आप साल भर पहले बोलते कि आप पेंटिंग करोगे, मैंने कहा ये तो बिल्कुल लास्ट चीज है जो मैं करूंगी, लेकिन कर रही हूँ। एब्सोल्युटली, सो नाइस टू हियर दैट। थैंक यू सो मच देवीना जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बाजार से जुड़ी, निवेश से जुड़ी आपकी कीमती सलाह देने के लिए। थैंक्स अ लॉट, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर, शुक्रिया।